ये कहानी है एक ऐसी जादूगरनी की जो जादुई दुनिया में रहती है, जहाँ पर कोई भी वॉरियर आता है वो जादूगरनी उन्हें पत्थर का बना देती है। लेकिन एक दिन एक ऐसा वॉरियर आएगा जो पत्थर में बने हुए वॉरियर को आज़ाद कराएगा। अब क्या वो जादूगरनी उस वॉरियर को रोक पाएगी या उसका ही शिकार बन जाएगी, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत एंशिएंट रसिया को दिखाते हुए की जाती है, जहाँ एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में एक वॉरियर अपने घोड़े में सवार होकर भाग रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग उस वॉरियर को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जादूगरनी बरबरा आती है और वो उस वॉरियर को पत्थर में तब्दील कर देती है। असल में जादूगरनी बरबरा को लगता है कि वो लास्ट वॉरियर है और वो उसकी दुनिया को तबाह कर सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो उस वॉरियर को पत्थर का बनाकर पानी में फेंक देती है। अब हमें पानी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐसी ही पत्थर की कई मूर्तियाँ होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जादूगरनी बरबरा ने इससे पहले भी कई वॉरियर्स को लास्ट वॉरियर समझकर पत्थर का बनाया है। आगे हम देखते हैं कि जादूगरनी ने उस वॉरियर के एक साथी को पकड़ रखा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी तरह से उस जादूगरनी से बचकर पानी में छलांग लगा देता है। यहीं से सीन कट होता में मॉडर्न रसिया को दिखाया जाता है, जहां इवान नाम के एक जादूगर को देखते हैं जो बचपन से अकेले रहता था क्योंकि वो एक अनाथ था। अब इवान अपनी जादुई ट्रिक से लोगों का दिल बहलाता था, साथ ही उसके पास कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जिसकी वजह से वो लोगों की हेल्प करता है। एक दिन एक लेडी उसे अपने घर बुलाती है और उससे पूछती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा क्यों दे रहा है, जिससे इवान अपनी शक्तियों की हेल्प से उसे बताता है कि तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का असर है, इसी वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है, जिससे उस लेडी का शक यकीन में बदल जाता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी ने इवान को हॉस्पिटल में बुलाया होता है जिसका बच्चा कोमा में होता है। लेकिन इवान चाहकर भी उस बच्चे की मदद नहीं कर पाता क्योंकि उस बच्चे को देखकर उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ जब वो एक अनाथ आश्रम में रहा करता था, जहाँ उसे कुछ बच्चों ने अनाथ आश्रम के एक कमरे में कैद कर दिया था। इवान को उस कमरे में बहुत ज़्यादा डर लगता था। तभी उसे एक पिन मिलती है जिसकी हेल्प से वो दरवाज़ा खोल के उस आश्रम से बाहर निकल जाता है। इवान ने आज भी उस पिन को लॉकेट में डालकर गले में संभाल के रखा था। तभी इवान के पास एक आदमी आता है। ये आदमी उसी लेडी का हस्बैंड था जिसे इवान ने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर ये बताया था कि उसके घर में जादुई पावर का असर है। वो आदमी इवान को सबक सिखाना चाहता था और उसके साथ कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन इवान समझ जाता है कि ये लोग कौन है और उसके साथ क्या करने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक वाटर स्लाइड से होते हुए अंदर चले जाता है। जब वो वाटर स्लाइड से दूसरी तरफ निकलता है तो वो देखता है कि ये पूरा का पूरा एक जंगल है। असल में इवान अब एंशिएंट रसिया में आ चुका है, यानी कि ये एक जादुई दुनिया है, जहां फिल्म के शुरुआत में जादूगरनी बरबरा ने एक वॉरियर को पत्थर का बनाया था और उसका साथी जो जादूगरनी से बचकर भाग गया था, अब वो इवान के सामने आ जाता है, जो इवान को बताता है कि तुम एक वॉरियर के बेटे हो और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छुपाने के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया था। ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से भरी हुई है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हें इस जगह से बचना होगा। वहीं पर इवान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उसे पागल समझता है। तभी हम देखते हैं कि एक तीर आकर बूढ़े आदमी को लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। थोड़े टाइम में वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं जो इवान को कर राजा के पास ले आते हैं, जहां पर राजा जब इवान के हाथों में वो अंगूठी देखता है तो खुश हो जाता है और उसके हाथ खोलकर उससे कहता है कि तुम तो मेरे भाई हो, और उसे अपनी क्वीन से मिलवाता है। जहां हम देखते हैं कि वो रानी कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी बरबरा है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। रानी इवान से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। इवान उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और वो जादूगरनी उसे एक तहखाने में बंद कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जादूगरनी की एक चाल थी। जब इवान तहखाने के अंदर देखता है तो उसे अजीब सा मंजर दिखाई देता है। वहाँ एक आदमी की बॉडी अलग अलग पार्ट में बर्फ के टुकड़ों में कैद होती है। वो आदमी इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वो बताता है कि तुम इल्यूसा के बेटे हो।
असल में इलूसा वही है जो फिल्म की शुरुआत में जादूगरनी बरबरा ने उसे पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया था। वो आदमी इवान को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो तुम्हें एक जादुई तलवार को हासिल करना होगा। वो तलवार को सिर्फ इलूसा का बेटा ही हासिल कर सकता है, जो कि तुम हो। लेकिन हाँ, जब मैंने उस तलवार को हासिल किया था तो मैं अमर हो गया। लेकिन जब ये बात राजा को पता चली तो उसने मेरे साथ कई ऐसे जादूगरों को जो अच्छा काम करना चाहते थे उन सबको तहखाने में बंद कर दिया, और इसी वजह से हमारी पूरी पावर खत्म हो गई। अगर तुम उस तलवार को हासिल कर लोगे तो हमारी पावर वापस आ जाएंगी और उस तलवार की हेल्प से तुम अपनी दुनिया में भी जा सकते हो। अब हमें तहखाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी को लाया जाता है जिसका नाम बाबा यागा है। रात के वक्त बाबा यागा सभी गार्ड को अपने जादू से बेहोश कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम बिजिलिया होता है। वो उस आदमी को आजाद करने लगती है जिसके बॉडी पार्ट पीस में कैद होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो आदमी जुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए इवान को भी साथ ले जाता है। अब ये लोग किसी भी कीमत में उस तलवार को हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इवान अपनी दुनिया में वापस जा सकता है बल्कि इस दुनिया के तमाम जादूगर जिन्हें राजा ने कैद करके पत्थर की मूर्तियां बना रखा है वो सब भी आजाद हो सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये अपने सफर में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जिसे ये मालूम नहीं होता कि उसकी रानी ने उसके भाई को पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया है, जबकि उसे बताया जाता है कि उसका भाई यहाँ के कैदियों को लेकर भाग गया है। ये सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो एक तालाब के पास पहुँच जाते हैं जहाँ एक रक्षक होता है जिसकी इजाज़त के बिना वो इस तालाब को पार नहीं कर सकते। उनमें से जो एक विच है वो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लेती है और उस रक्षक को इम्प्रेस करने लगती है, जिससे वो रक्षक इम्प्रेस हो जाता है और हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ते हैं जहाँ एक गुफा में पहुँचने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा जाइंट दिखता है जो खाना बना रहा होता है। ये लोग बिना आवाज किए वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इवान के फोन में रिंग बजने लगती है, जिससे उस दानव को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो मुड़ता है वो इवान पर हमला कर देता है, जिससे इवान दूर जाकर गिरता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपने फ़ोन में म्यूज़िक ऑन करता है और डांस करने लगता है, जिससे वो दानव डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बाकी सभी वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। ये सभी एक खतरनाक नदी के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही खतरनाक और खूंखार मछलियाँ होती है। अब हम उस रक्षक को देखते हैं जो मेढक की तरह दिखता है, उसे पानी के अंदर भेज देते हैं ताकि वो उन मछलियों को दूर भेज दे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जादूगरनी बरबरा और उसकी पूरी सेना आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। ये सभी उससे बचने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं जहां वो रक्षक मेंढक है जिसका नाम बेरू है, वो पहले से ही वहां मौजूद होता है, जो उनसे कहता है कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, मैं अकेले ही क्वीन का मुकाबला कर लूंगा। जिसके बाद हम बेरू को देखते हैं जो तालाब का सारा पानी पी लेता है और गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है। वहीं पर हम रानी के सैनिकों को देखते हैं जो रास्ता बंद होने की वजह से आगे नहीं जा पाते। इसी वजह से रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो अपने जादुई हंटर से बेरू पर वार करती है, जिससे वो पत्थर का बन जाता है। वहीं पर इवान को वो तलवार हर कीमत में चाहिए होती है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके, लेकिन बिजिलिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि वो इवान को पसंद करने लगी थी और वो चाहती है कि इवान इसी दुनिया में रह जाए। वहीं पर हम बिजिलिया को देखते हैं जिसके पास मेढक बनने की पावर होती है, जिसमें कहीं ना कहीं जादूगरनी बरबरा का हाथ होता है, क्योंकि एक बार बरबरा ने बिजिलिया के पूरे परिवार को मेढक में बदल दिया था। लेकिन जब बिजिलिया बाबा यागा से मिली तो उसने उसे वापस से इंसान बना दिया। इधर हम बरबरा को देखते हैं जो एक बार फिर से उन तक पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है। इधर हम इवान को देखते हैं जिसे उसके सिपाही पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं, और जब बाकी के सोल्जर बिजिलिया के पास पहुंचने वाले होते हैं तो हम देखते हैं कि बिजिलिया वहां से नीचे गिर जाती है, लेकिन इससे पहले वो जमीन पर गिरती
थी वो मेढक में बदल जाती है। इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जिसे जादूगरनी बरबरा बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन इसी बीच इवान उन्हें किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो उसी जगह में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी तलवारें गड़ी होती हैं और उन्हीं तलवारों में से एक वो तलवार होती है जो इवान को चाहिए होती है। लेकिन इससे पहले वो असली तलवार तक पहुंचता वहां पर बरबरा आ जाती है और अपने जादू से उस पर हमला कर देती है। इसी बीच इवान को वो असली तलवार मिल जाती है, जिसकी वजह से इवान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। अब हम इवान को देखते हैं जो उस जादुई तलवार से बरबरा पर वार करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। अब वहाँ पर इवान का वही साथी आ जाता है जो उसे तहखाने में मिला होता है, जिसका नाम कोट से होता है। वो वहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं इवान को जो अपनी तलवार उसे पकड़ा देता है क्योंकि उसे उस पर यकीन होता है। उसी वक्त कुछ सिपाही आकर इवान को पकड़ लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा प्लान उस तलवार को हासिल करने के लिए बनाया गया था और वो आदमी राजा का ही अपना होता है, क्योंकि राजा को हर कीमत में वो जादुई तलवार हासिल करनी थी और राजा उस तलवार के बदले उस आदमी को एक खास पत्थर देने वाला था, जिस पत्थर की हेल्प से कोट से अमर होने के श्राप से आजाद हो सकता था। लेकिन राजा उससे तलवार लेने के बाद उसे वो पत्थर नहीं देता, बल्कि उसके बदले उसे नकली पत्थर दे देता है। यानी कि राजा ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि राजा इस तलवार और उस पत्थर की हेल्प से हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। अब राजा उस तलवार से सभी पर हमला करने वाला होता है। तभी वहां पर बिजिलिया आ जाती है जो राजा को धक्का मारती है, जिसकी वजह से राजा की तलवार उसके हाथ से दूर गिरती है। हम देखते हैं कि इवान वो तलवार उठाकर गोल घूमता है, जिसकी वजह से एक हवा का बवंडर बन जाता है और हम देखते हैं कि इवान उस पोर्टल की हेल्प से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। इवान जब अपनी दुनिया में वापस आ जाता है तब उसे बिजिलिया की याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसने बिजिलिया को छोड़कर अच्छा नहीं किया है, उसे ऐसा नहीं करना था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वाटर स्लाइड से होते हुए उसी दुनिया में वापस आ जाता है जहां से वो पहले इस दुनिया में आया था। वहीं पर हमें जादुई दुनिया में राजा को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वो जादुई तलवार होती है। लेकिन इवान इस बार अपने साथ गन लाया होता है और वो राजा पर गोलियां चलाते जाता है, लेकिन राजा पर उन गोलियों को कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि उसे उस जादुई तलवार और स्टोन की वजह से बहुत सारी पावर्स मिल गई थी। अब राजा इवान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बहुत ही भयानक ड्रैगन आ जाता है जो इवान को बचाने के लिए राजा के ऊपर आग से हमला करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इवान विजिलिया को आजाद कर देता है। इसलिए वो उसे बता देती है कि अगर तुम्हें उस राजा को मारना है तो तुम्हें वो स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे उस राजा की मौत हो जाएगी। वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो राजा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। राजा भी उसकी चुनौती एक्सेप्ट करता है। हम देखते हैं कि राजा अपनी तलवार नीचे रख के इवान से लड़ने लगता है, क्योंकि वो बिना तलवार के भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें इवान राजा से बहुत ज्यादा मार खाता है। दूसरी तरफ हम बिजिलिया को देखते हैं जो बरबरा से फाइट कर रही होती है। यहीं पर इवान को सच का पता चल जाता है कि राजा कभी भी उसका भाई नहीं था, बल्कि राजा ने उसका इस्तेमाल किया था। बल्कि राजा और रानी ने मिलकर उसके पिता को पत्थर का बनाया था ताकि वो इस साम्राज्य को हासिल कर सके। यानी कि इवान उसी राजा का बेटा है, यानी कि यहाँ का प्रिंस। इसी दौरान हम कोटसे को देखते हैं जिसके हाथ वो स्टोन लग जाता है। अब क्योंकि राजा ने कोटसे को धोखा दिया था, इसलिए वो उससे नफरत करता है। अब इस तलवार और इस स्टोन की हेल्प से राजा और कोटसे अमर थे। इसी वजह से अब दोनों की जान उस स्टोन में अटकी हुई है और अगर कोटसे ने उस स्टोन को तबाह कर दिया तो राजा की भी मौत हो जाएगी। लेकिन कोटसे अपनी जान को सेक्रीफाइस करता है और उस स्टोन को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो जाती है और दोनों की बॉडी राख बनकर हवा में उड़ जाती है। इधर हम बरबरा को देखते हैं जो राजा की मौत देखकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम महल में मौजूद उन पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं जो वापस से इंसान में बदल जाते हैं।
वहीं हम एक इंसान को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि इवान के फादर हैं, जो इस सल्तनत के बादशाह हैं। जैसे ही वो स्टोन टूटता है वो सारा जादू खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम इवान और उसके फादर को देखते हैं जो मिलकर खुश होते हैं और यहाँ पर इवान फैसला करता है कि वो अपनी दुनिया में नहीं जाएगा बल्कि यहीं रहेगा, जिसके बाद वो बिजिलिया से शादी कर लेता है। जब वो अपनी दुनिया में दोबारा आता है तो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो बच्चा कोमा में था, जिसके बाद इवान उसे एक जादुई रक्त पिलाता है जिसे पीते ही बच्चा होश में आ जाता है। जिसके बाद इवान वापस से अपनी जादुई दुनिया में आ जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम जादूगरनी बरबरा को देखते हैं जो इवान की दुनिया में वापस आती है और इवान के घर की मेड से मिलती है जो जादूगरनी बरबरा की माँ होती है और इन्होंने ये प्लान मिलकर बनाया था। असल में वो दोनों चाहती थी कि वो जादुई दुनिया में राज करेंगी, लेकिन उनका प्लान नाकाम हो जाता है, जिस पर बरबरा की माँ उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम एक और प्लान बनाएंगे जिसके बाद हम दोबारा से उस दुनिया में राज करेंगे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप इस मूवी का सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कल हम इसे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।